नमस्कारम। कभी स्वाइन फ्लू, कभी बर्ड फ्लू और अब कोरोना। ये तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना एक पैंडेमिक है और जिसका कोई स्थायी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला है। इसकी वजह से लोगों में इतना डर है, चाहे देश हो या विदेश, हर जगह इतना डर बना हुआ है लोगों के बीच कि जहाँ लोग पॉल्यूशन की वजह से मास्क लगाने से कतराते थे, वहीं आज इस पैंडेमिक की वजह से मास्क लगाए घूमते हैं, सैनिटाइज़र को यूज़ करते हैं, किसी से भी हैंडशेक करने से बचते हैं। क्या कभी आपने देखा कि लोगों ने कभी इतनी सावधानियां बरती? शायद कभी नहीं। लेकिन इस पैंडेमिक के डर से लोगों ने जीवन में एहतियात बरतनी शुरू कर दी है। अगर चलते फिरते आपको कोई विदाउट मास्क व्यक्ति नज़र आ जाता है तो आप उसको ये एडवाइस ज़रूर देते हो कि प्लीज़ आप मास्क लगाइए, क्योंकि हो सकता है आप ही वो इंसान हो जिसको कोरोना हो सकता है। कोई भी पेशेंट हो सकता है कोरोना का, ये लिखा हुआ नहीं होता। इसीलिए हमें सबसे बचकर रहना है, ऐसा मानना लोगों का है। आप किसी से भी इंटरेक्ट करें तो ये देखकर इंटरेक्ट करें कि वो सैनिटाइज़र को यूज़ करता है कि नहीं करता है, उसने मास्क लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। अगर आप उसने मास्क नहीं लगाया हुआ है तो आप जितना भी हो सके उससे बचने की कोशिश करते हैं, और ये बात 100% ट्रुथ है। इसका कोई अभी स्थायी ट्रीटमेंट नहीं है। हालांकि कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कुछ मेडिसिन्स को ऐड करके, लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्थायी ट्रीटमेंट नहीं बना है जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ये कोरोना से हमें बचाएगा। देखो, वैसे जैसे अभी तक HIV का कोई ट्रीटमेंट देश हो या विदेश अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, तो क्या ये मान लें कि कोरोना का भी HIV की तरह ही कोई स्थायी ट्रीटमेंट कभी नहीं होगा? जी हाँ, हमें यही मान लेना होगा कि इसका भी HIV की तरह कोई स्थायी ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर हम ये मानकर चलते हैं तो फिर हमें यही मान लेना चाहिए कि कोरोना के साथ अब हमें जीना होगा। बिल्कुल। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें अब कोरोना के साथ जब तक ज़िंदगी है तब तक रहना है, इससे लड़ते हुए रहना है। लेकिन क्या हम ये मानकर चलें कि कोरोना के बाद अब कोई ऐसा वायरस या ऐसा कुछ नहीं होगा जो मानवीय जीवन के लिए खतरनाक हो, डेंजरस हो? क्या हम ये मानकर चलें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब एक ऐसी त्रासदी आने वाली है, ऐसी आपदा आने वाली है जिसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा। हालांकि विश्व पहले भी इसकी चपेट में आ चुका है, इस आपदा की चपेट में आ चुका है, लेकिन तब लेवल बहुत माइनर था। लेकिन अब की बार अगर ये आपदा आई तो इसका लेवल काफ़ी हाई होगा, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये विश्व स्तर पर लोगों को इफेक्टेड करेगा। तो आप जानने को उत्सुक होंगे कि ऐसी कौन सी त्रासदी है, कौन सी आपदा है जो कि आने वाली है। ये आपदा है आइस एज, हिमयुग। जी हाँ, अब से पहले करीबन 17वीं शताब्दी में 1729 के करीब ये आपदा यूरोप में आ चुकी थी। अगर लोगों की माने और विश्वसनीय सूत्रों पर भरोसा करें
तो उनके मुताबिक यूरोप में करीबन 1 महीने तक सूरज नहीं निकला था और जगह जगह बर्फ़ ही बर्फ़, बर्फ़ ही बर्फ़, इतनी बर्फ़ कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। हालांकि यूरोप में करीबन 8 महीने विकट ठंड पड़ती है, विकट ठंड जिसे हम कहते हैं, विकट ठंड पड़ती है यूरोप में 8 महीने, और 4 महीने ठंड पड़ती है लेकिन थोड़ी ठंड पड़ती है, लेकिन 8 महीने वहाँ के लोगों के लिए दूभर होते हैं, इतनी ठंड पड़ती है। लेकिन तब ऐसा हुआ कि 1 महीने तक लगातार सूरज नहीं निकला, लगातार स्नोफॉल। उसी को आधार मानकर नासा ने ये रिज़ल्ट निकाला है कि फिर से आइस एज आएगी और इतने हायर लेवल की आइस एज होगी जो विश्व स्तर पर लोगों को इफेक्टेड करेगी, जिसकी शुरुआत लगभग हो ही चुकी है। कहते हैं कि मैक्सिको में ओलों की बर्फ़ की नदियाँ बहती हैं, हाल फिलहाल में ऐसा देखा गया है। और हाल फिलहाल में आपने भी, जो कि भारत में रहते हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि बगैर मौसम के बारिशें हो रही हैं, और बारिशें भी पानी की बारिशें नहीं, ओलों की बारिशें। लगभग कई बार तो ऐसी बारिशें हुई हैं कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग दिल्ली एरिया में ना रहकर लद्दाख में रह रहे हैं, ऐसा कुछ उस टाइम फील हुआ था, क्योंकि ओले ही ओले बरस रहे थे, ओले ही ओले बरस रहे थे। तो बगैर मौसम की बारिश, वो भी ओलों की बारिश। तो ये सब देखकर और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए नासा ने यही रिज़ल्ट निकाला है कि अब एक त्रासदी, एक आपदा आने वाली है जिसे आइस एज कहते हैं, जिसके दौरान विश्व स्तर से ह्यूमंस का नामो निशान मिट जाएगा। नासा ने एक और बात कही है कि जो कि इस आपदा, इस त्रासदी से ही रिलेटेड है। तो नासा से एक बात निकल कर आई है, वो ये निकल कर आई है कि सूरज का ठंडा हो जाना। अब ये क्या है कि धीरे धीरे सूरज, सन ठंडा होता जा रहा है, जिसे कहते हैं सोलर मिनिमम। अगर सोलर मैक्सिमम होता है तो भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन अगर सोलर मिनिमम होता है तब मान लीजिए कि सूरज ठंडा होता जा रहा है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, युगों युगों से ऐसा होता आ रहा है। कई बार आइसेज आ चुकी है और जिसके प्रमाण 17वीं शताब्दी में यूरोप को मिल चुके हैं। तो अब की बार जो हिमयुग आएगा, आइस एज आएगी, वो वर्ल्ड लेवल पर आएगी, और जिसके आने पर विश्व में कई और तरीके की आपदाएं आएंगी, जैसे सुनामी आएगी, स्टॉर्म्स आएंगे, बर्फीले तूफान आएंगे और बर्फीली सुनामी आएंगी। अब बस पानी की सुनामी नहीं आएंगी, बर्फीली सुनामी आएंगी। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर पानी की सुनामी इतनी तबाही कर सकती है तो बर्फीली सुनामी, बर्फीली स्टॉर्म्स कितनी तबाही लेकर आएंगे। इस बात का अंदाज़ा आप घर बैठे लगा सकते हो। चूँकि ये बात नासा से निकल कर आई है तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो हम सभी को इस खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें ये मान लेना चाहिए कि कोरोना के बाद अभी स्टॉप नहीं हुआ है। हमें ये नहीं मान लेना कि कोरोना के बाद
अब कोई और आपदा नहीं आएगी, आपदाएं आएंगी और उनका हमें डटकर सामना करना है। अभी कुछ मैंने न्यूज़ में सुना कि चाइना में एक और वायरस फैल रहा है जो कि पिग्गीज़ से फैल रहा है। इसके बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि हो सकता है ये वायरस भी ऐसा हो जैसा कि कोरोना, जिसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो। अगर ऐसे ही वायरसेस आते रहे तो हमें हिमयुग आइस एज का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस जैसे कोरोना हुआ, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और अभी जो पिग्गीज़ से आ रहा है, तो ये सब वायरस मिलकर ही मानव जीवन को नष्ट कर देंगे। तो ऐसे में हिमयुग आइस एज का वेट करना ही बेकार है, क्योंकि जब तक हिमयुग आएगा, आइस एज आएगी, तब तक धरती से ह्यूमंस का नामो निशान वायरस की वजह से काफ़ी हद तक मिट चुका होगा। बात आती है कि हमें अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए, हमें एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन कितनी एहतियात, कितनी सुरक्षा? हम वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, हो सकता है उस फ्रूट को पहले किसी कोरोना पेशेंट ने छुआ हो, तो उसे हम घर ले आते हैं और हम हो गए सारे कोरोना पेशेंट। हम सारे फैमिली के लोग हो गए कोरोना पेशेंट सिर्फ उस फ्रूट की वजह से, क्योंकि उस फ्रूट को, उस वेजिटेबल को किसी कोरोना पेशेंट ने टच किया था, उसको हमने टच कर लिया। उसके बाद वो घर आया और घर आकर उसको सबने टच किया और सब कोरोना पेशेंट हो गए। तो कहाँ तक एहतियात बरतें? हम ऑटो में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस ऑटो में हो सकता है कोई कोरोना पेशेंट बैठा हो। अगर मास्क लगाने से, सैनिटाइज़र यूज़ करने से कोरोना से हम लड़ पाते, ठीक है, हमने सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया, मास्क यूज़ कर लिया, ग्लव्स यूज़ कर लिए, लेकिन जब हम पब्लिक व्हीलर में ट्रैवल करते हैं, तो क्या इस बात की सटीक जानकारी आपके पास है कि उसमें पहले कोई कोरोना पेशेंट नहीं बैठा था? जिस सीट पर आप बैठ रहे हैं उस पर पहले कोई कोरोना पेशेंट नहीं बैठा था? कि इस बात की पक्की जानकारी है आपके पास? नहीं। तो कैसे आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो सैनिटाइज़र, ग्लव्स और मास्क यूज़ करने के बाद? आपके घर मेड आती है, क्या आपको सटीक जानकारी है उसके बारे में कि वो कोरोना पेशेंट नहीं है? और अगर वो कोरोना पेशेंट नहीं है, तो क्या ये सटीक जानकारी आपके पास है कि वो जिन जिन लोगों से मिलती है उनको कोरोना नहीं है? अब ऐसा तो है नहीं कि वो 24 आवर्स अपना कोरोना टेस्ट कराती रहेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमें एक डर के बीच रहना है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अब हमें जीना है कोरोना के साथ। जब तक ज़िंदगी है कोरोना रहेगा, और ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा विश्वसनीय सूत्रों का मानना है कि हो सकता है कोरोना की कोई मेडिसिन अवेलेबल ना हो, और जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम कोरोना के साथ जीना पड़े। तो इस विषय पर भी चिंता करनी चाहिए कि तो फिर हमें क्या ऐसा हल निकालना चाहिए? तो इसका कोई हल नहीं है, बस हल यही है कि आपको जीना है एक डर के साथ नहीं, हौसले के साथ। आपको हौसले के साथ जीना है। आपको ये मान लेना है कि जैसे कोल्ड कफ,
फीवर आपके लाइफ का पार्ट है, वैसे ही कोरोना भी आपकी लाइफ का पार्ट है और आपको उसके साथ जीना है। बस आज के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।